गवर्नर जो है वो अगर सूबाई असम्बलियां हैं तो वो अगली तारीख का ऐलान करके कि इलेक्शन जो है 90 डेज के अंदर अंदर होंगे और उसमें तारीख दी जाएगी और उसके साथ फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ गवर्नर जो है उन्होंने इस आईनी शिक की खिलाफ वर्जी की और तारीख दिए बगैर उन्होंने केयर टेकर सेटअप भी जो थे वो इंस्टॉल कर दिए। ये सब जो नहीं करेंगे तो इसका तो वाज़ेह है कि तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना इसको तोड़ रहे हैं और ये इसकी बहुत सीरियस रिपरकशन हो सकते हैं। बहरहाल इस वक्त अच्छी बात यह है कि अदालत ने बहुत सीरियस नोटिस दिया हुआ है। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुछ जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज है, हम ये कहते हैं कि आपके पॉलिटिकल इश्यूज या जो भी आपके इश्यूज हैं उनको भी आप देखें, लेकिन सबसे पहले आप जो है इकोनॉमी को फोकस करें। हम भी कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो हम जो है हमारे साथ जो है 18 से 19 इदारे हमसे मुंसलिक हैं गवर्नमेंट के, हम उनको भी फेस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते कि हमें जो है वो उनको फेस करने के साथ साथ हम अपने क्लाइंट्स को छोड़ देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ मुल्क में इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट कब देता है। आज सदर ममलिकत की जानिब से एक और ख़त भी लिख दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब को, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पहले भी सदर ममलिकत से उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया, वो मिलने के लिए भी नहीं। अब दोबारा से अब मीटिंग के लिए कहा गया है क्योंकि सदर के पास भी इख्तियार है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कि वो मुशावरत के बाद डेट्स दे दें, लेकिन मामला क्योंकि कोर्ट में भी अब देखना ये कि सूरत में क्या बनता है। लेकिन एक और चीज़ जो है वो कल सारा दिन इमरान खान साहब की अदालत में पेशी और रात गए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश करती रहीं। तो क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का उसूली फैसला अब ये हुकूमत कर चुकी है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, या फिर इमरान खान को ऐसे ही चलना है जैसे मामलात चल रहे हैं और इलेक्शन को किसी न किसी तरह से डिले करना है। ये कानूनी मामला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर कानूनदान साबिक सदर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया इस वक्त मोहम्मद उसामा गाजी साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब, सदर के पास अब क्या इख्तियार बाकी है कि जब इलेक्शन के मामलात सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हाई कोर्ट में भी बाकायदा तौर पर उन्होंने कह दिया, आज उसके फैसले को भी चैलेंज कर रहे हैं और गवर्नर जो हैं वो अपनी एक प्ली लेकर वो चल रहे हैं, तो सर इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या अब रोल बाकी रह जाता है और इलेक्शन होने के इनेकाद जो है वो कितने हद तक है मुमकिन है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन वाला मामला, इसमें अदालत में जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आइन जो है वो बड़ा क्लियर है। आइन में दर्ज है कि अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो डिसोल्यूशन के ऑर्डर के साथ ही गवर्नर जो है वो, अगर सूबाई असम्बलियाँ हैं तो वो अगली तारीख का ऐलान करके कि इलेक्शन जो है 90 डेज के अंदर अंदर होंगे और उसमें तारीख दी जाएगी और उसके साथ फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ गवर्नर जो है उन्होंने इस आईनी शिक की खिलाफ वर्जी की और तारीख दिए बगैर उन्होंने केयर टेकर सेटअप भी जो थे वो इंस्टॉल कर दिए। अब मामला यह है कि वही आर्टिकल 57 जो है, जो गवर्नर्स को पाबंद करता है कि वो इस तरह करें, तारीख दें, उसी में यानी इख्तियार ये जो कौमी असम्बली के लिए दूसरी शिक है, वही इख्तियार जो प्रेसिडेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब गवर्नर अपने फ़राइज़ तो नहीं सर अंजाम दे रहे, तो चूँकि प्रेसिडेंट जो है बेसिकली वो आईनी सरबराह है पाकिस्तान की मुमलकत के, और जो गवर्नर है वो असूली तौर पर वो उस वक्त तक कायम रह सकते हैं अपने ऑफिस में जब तक कि उनसे प्रेसिडेंट राजी हो, यानी प्रेसिडेंट की सवाबदीद पे वो रहते हैं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी जो है अब सदर मुमलकत के ऊपर आ पड़ी है, और सदर मुमलकत ने जो खत लिखा था उसकी आईनी हैसियत ये थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि वो एक आईनी इदारे के सरबराह है और वो आईनी इदारा सदर मुमलकत के मातहत है। कोई भी आईनी इदारा जो है वो सदर मुमलकत से बाहर नहीं है। जो इख्तियारात इस्तेमाल होते हैं किसी भी आईनी इदारे की तरफ से, वो सदर मुमलकत के नाम पे इस्तेमाल होते हैं। प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अनाउंस दिस, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अलाउ दिस और सेक्शन दिस। तो यहाँ
चूंकि गंगा उल्टी बह रही है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छा चौधरी साहब, इस पे हम बात करेंगे कि अब सदर के पास क्या इख्तियार हैं जब मामला अदालत में, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। असद कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। असद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपका सूबा हो या पंजाब हो, इलेक्शन के हवाले से तो मामला क्लियर नहीं हो रहे और दोनों जानिब गवर्नर्स जो हैं वो किसी तरह भी डेट देने के लिए वो राजी नहीं हो रहे हैं। क्या आप प्लान है कि इलेक्शन तो वो नहीं हो रहे, आप तो असम्बलियों से बाहर आ गए? नहीं, देखिए, ये तो अब जो नहीं करेंगे तो इसका तो वाजे है कि तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना इसको तोड़ रहे हैं और ये इसकी बहुत सीरियस रिपरकशन हो सकते हैं। बहरहाल इस वक्त अच्छी बात यह है कि अदालत ने बहुत सीरियस नोटिस दिया हुआ है और अदालत से जो है ना जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया बहुत खुशाइंद है और जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं वो भी बहुत खुशाइंद है। और इस वक्त इंशाल्लाह मंडे को हमारे पेशावर हाई कोर्ट पे केस लगा हुआ है। तो ये अगर चाहेंगी भी तो नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह कोर्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं होने देंगे। तो उम्मीद तवक्को आपको है कि कोर्ट जो है वो वायलेट नहीं होने देगी। लेकिन दूसरी जानिब सर, आपके यानी कि जो कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात हैं उनमें तो अब PDM की जमातें हिस्सा ही नहीं ले रही हैं, तो अब फिर आप तो क्लियरली जीत कर दोबारा असम्बलियों में आने का प्लान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी ये आपने तो एक डिसीजन दिया था और उस डिसीजन के मुताबिक जो है ना हम क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है हमें सूट करता है कि हम अभी असम्बली में वापस जाएं। कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं। आरिफ चौधरी साहब, क्या इस वक्त ऑप्शन है मौजूद के सदर ममलिकत के पास आइनी तौर पर क्या इख्तियार है कि वो अब कोई ऑर्डर जारी कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं? एक्ट जो है इलेक्शन कमीशन का वो क्या कहता है? देखिए, इसमें एक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आईनी इख्तियार है सदर के वो यहाँ आर्टिकल 57 में है। इलेक्शन की तारीख जो है वो देना काम बेसिकली गवर्नर्स का था। गवर्नर्स ने तारीख नहीं दी और अब प्रेसिडेंट ये काम करेंगे। एक बात मैं आपको चलते चलते बता दूं जो ज्यादातर लोगों के ज़हन में है, और ये सवाल भी आपने कैसर साहब से भी, असद कैसर साहब से भी किया था, वो ये है कि ये मामला दो अलग-अलग है। इलेक्शन कमीशन है अपने तौर पर वहाँ इंट्रा कोर्ट अपील में, तो इंट्रा कोर्ट अपील में जब तक कोई ऑर्डर नहीं होता उस वक्त तक, यानी हुक्म इम्तनाई नहीं होता, उस वक्त तक जो सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट साहब जो है वो अपने तौर पर तारीख देने वाला काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, यानी या तो पर्टिकुलरली ऑर्डर दे के रोक दिया जाए कि जी तारीख का ऐलान न किया जाए, यानी इतना स्ट्रॉन्ग केस हो प्राइमा फेशाई इलेक्शन कमीशन का इस मामले में, तो तब ये हो सकता है। अदरवाइज जो ऑलरेडी फैसला कर चुकी है हाई कोर्ट और जो आइन की दफा इस मामले में, आइन जिस मामले में बड़ा क्लियर है, उसके लिए किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। वो तो फैसला होता रहेगा, लेकिन ये है कि अदालत ये जो आपके प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। और इससे आप ये समझते हैं कि ये बदनीयती भी जाहिर होती है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं था कि वो प्रेसिडेंट के हुक्म पर जाए ना, या प्रेसिडेंट के हुक्म का जवाब ना दे और वो अपने तौर पर हर जगह ये कोशिश करे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सर आईनी तौर पर जो वजाहत की है वो बड़ी अहम है। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, इलेक्शन में तो वो नहीं जाएंगे क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले रहे, तो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन तो किसी सूरत भी रुकावट डालने की भरपूर कोशिश होगी, तो फिर इलेक्शन की तरफ वो जाना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको लगता है कि अब अदालतों से किसी तरह इलेक्शन की डेट अनाउंस होती नजर आ रही है? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो इसमें रिमार्क्स हैं वो बड़े वाज़ेह हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एक सोच नजर आ रही है वो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि उन्होंने तो आइन का हलफ लिया हुआ है। और मुझे लगता है कि अब वो दौर खत्म हो गया नजरिया जरूरत वाला, और जितनी अब कोशिश हो रही है अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बाकी रह गई है, आला अदलिया बाकी रह गई है, बाकी सब चीजें तो मैनेज हो गई हैं। चाहे हम इदारों को देख लें, इलेक्शन कमीशन को देख लें, ब्यूरोक्रेसी को देख लें, हुकूमत तो है ही, तो हर तरफ से हर चीज मैनेज है। और जो इमरान खान साहब को या हम तक भी साफियों तक जो पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं वो यही है कि देखें जो मर्जी कर लें, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे, किसी तरह के इलेक्शन नहीं होंगे, आइन कानून ये कोई नहीं, जब फैसला हमने करना है वो वही होना है। तो अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रुकावट है। और ये जो ऑडियो लीक का मामला आया है
ये भी इसी की एक कड़ी है, ये दबाव डालने की कोशिश है अदलिया पर। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वार भी जो पिछले 10 महीने से हम देख रहे हैं वार होते चले जा रहे हैं, उसकी तरह ये भी उल्टा पड़ेगा। और मुझे लगता ये है, बड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि देखिए वजह है आइन की। अगर ये आइन हम मजीद तोड़ेंगे, पहले बड़ी दफा इस बेचारे के साथ जुल्म हो चुका है, तो हमारा माशरा मजीद तबाह होगा। ना मईशत आपकी संभलेगी, सिक्योरिटी क्राइसिस पहले से है, माशी क्राइसिस पहले से है, सियासी क्राइसिस पहले से है। अब उसमें एक आईनी बहरान भी अगर आप डाल देंगे तो पूरी रियासत की बुनियाद हिल जाएगी। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून को देखेगी, और उन्हें हलफ लिया हुआ है। उम्मीद और तवक्को जो आप कर रहे हैं वही अब सबकी नजरें भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब है कि वहाँ से आइनी मामलात के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ है वो नज़र आए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा गाजी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी के साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान। और नाज़रीन अब कुछ बात करेंगे अंदर की खबर की कि 10 माह कबल जब पेट्रोल की कीमत 149 रुपये और डीजल की कीमत 145 रुपये थी रुपये के मुकाबले में, डॉलर की कीमत 174 रुपये, ज़र मुबादला के ज़खायर 23.72 अरब डॉलर थे, आटा 50 रुपये किलो था, अब 160 रुपये आटा है। महंगाई 35%, डॉलर 270 रुपये, पेट्रोल 272 रुपये, डीजल 280 रुपये, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, बेरोजगारी उरूज पर है और कारोबार तबाह है। मिनी बजट से पहले जिसका बिल 10,000 रुपये आता था अब 13,000 रुपये आएगा। 1,000 रुपये की खरीदारी पर 180 रुपये टैक्स अदा करना होगा। बच्चों के दूध, टॉफियां पर भी टैक्स लगा दिया गया है और शरह उसकी बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब क्यों मरियम औरंगजेब का दिल नहीं दहला, क्यों नहीं याद आया कि जो आवाम रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो अब कैसे गुजारा करेगी। शहबाज शरीफ जो 6 महीने में तबाहकुन मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने के दावे करके इक़्तिदार में आए थे, क्यों वो 6 महीने छोड़कर 10 माह में भी मईशत को संभाल नहीं पाए, बल्कि मईशत को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया और अब 6 माह की जगह उन्हें 5 साल का वक्त दरकार है। क्यों मरियम नवाज जो 10 माह कबल तक महंगाई पर आवाज उठाया करती थी आज क्यों खामोश हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत थी, आज एक भारतीय रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए 20 पैसे के बराबर है। पाकिस्तान में सबसे सस्ती मिलने वाली मोटरसाइकिल 1,38,000 रुपए की हो गई है। इसके मुकाबले में भारत में आला दर्जे की क्वालिटी की बाइक सिर्फ 30,000 रुपए में है। मुल्क तबाह हो चुका है, मुल्क से मिडिल क्लास तबके का खात्मा होने जा रहा है। लेकिन कल तक जो आवाम के हमदर्द थे आज वो चुप सादे बैठे हैं। अब क्यों नहीं बताते कि कब ये अजाब के दिन खत्म होंगे और कब वो वादे इफ़ा होंगे जो आज से इक़्तिदार में आने से पहले किए जाते रहे हैं, क्योंकि अब कोई आवाम का हमदर्द नहीं है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। महंगाई जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हमने देखा है हुई है, वहीं पर मुख्तलिफ सनतें इस वक्त शदीद दबाव का शिकार नज़र आ रही हैं। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तो तकरीबन 2 साल पहले ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बूम जिस इंडस्ट्री में आया है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। बहुत से छोटे छोटे उनके भी बड़े बड़े मसाइल थे, वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रहे थे, रोज़गार वाबस्ता हो रहा था। कहा जाता है कि बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर 40 से लेकर 70-75 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थीं। लेकिन फिर अचानक अब सूरत हाल ये है, महंगाई इस जानिब बढ़ी है कि इंडस्ट्री भी ये ठप हो रही है और ख़ुद जहां प्रोजेक्ट शुरू हुए थे वहां मामलात भी बंद हो रहे हैं। वजूहात ये बताई जा रही हैं कि आज से 2-3 साल पहले जिन पैसों पर बुकिंग हुई थी उससे 2 गुना पैसे अब ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से अब काम भी बंद हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूदा साहब चेयरमैन आबाद हैं, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। अब क्या करना है सर, आपके इस जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसने काम होना है, नहीं होना, किस तरह से अब आप चीज़ों को चलाएंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, हम तो करना, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब करना क्या है। हमने तो रोना धोना ही करना है जैसे पहले करते हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। अभी भी रोने धोने से तो नहीं चलेगा ना। हमारी बात खुद कह दी, जो हम कहना चाह रहे थे वो आपने बात कह दी कि हमने किस प्राइस में सोल्ड आउट किया है और किस प्राइस में हम जो है वो कैसे हम डिलीवर करेंगे। बात ये, इस वक्त तो सारे प्रोजेक्ट्स हमने बंद कर दिए, इसलिए बंद कर दिए कि हम इस प्राइस को कम्पीट ही नहीं कर सकते। हमारे साथ मसाइल ये हैं कि गवर्नमेंट जो है वो चले मजबूरी है, कुछ IMF के इशूज हैं उसमें लगे हुए हैं, सागदार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, कुछ जो है वो पॉलिटिकल इशूज है। हम ये कहते हैं कि आपके पॉलिटिकल इशूज या जो भी आपके इशूज हैं वो भी आप
उनको भी आप देखें, लेकिन सबसे पहले आप जो है इकोनॉमी को फोकस करें। हम भी कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो हम जो है, हमारे साथ जो है 18 से 19 इदारे हमसे मुंसलिक हैं गवर्नमेंट के, हम उनको भी फेस करते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते कि हमें जो है वो उनको फेस करने के साथ साथ हम अपने क्लाइंट्स को छोड़ देते हैं। हम गवर्नमेंट के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वीआर के, इनके हम क्लाइंट हैं। इनको हम कितने, कोई एक हफ्ता 15 दिन से हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन कोई कहीं से कोई आवाज नहीं आई कि जी आबाद के मेम्बरान का क्या इशू है, जो आजकल लोग अपना घर बना रहे हैं उनके क्या इश्यूज हैं। मैं आपको सिंपल छोटी सी मिसाल दे दूं इस वक्त जो है वो 1 साल पहले जो है वो स्टील जो है वो हमें पर स्क्वायर फीट कॉस्ट करता था, एक बिल्डिंग पे या एक छोटा घर बनाने पे वो हमें कॉस्ट करता था 700 रुपए स्क्वायर फीट, आज 1800 रुपए कर रहा है। टाइल्स हमें जो है वो तकरीबन 1400-1500 करती थी, आज 2500 रुपए कर रही है। सीमेंट हमें 700 रुपए बैग मिलता था, आज हमें जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 1050 का बैग है। ये एक आइटम का इशू नहीं है। हम गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं, स्टील का इशू बेसिक सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है, जो प्राइस कॉस्ट करती है, वो स्टील और सीमेंट की करती है। स्टील में हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने आरडी लगाई, आपने एआरडी लगाई 30%, आपने एडिशनल कस्टम ड्यूटी हमसे ले रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट खोलें। आपने जब ये एआरडी और आरडी लगाई थी तब प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस था दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर स्टील की कॉस्ट का। तो आपने जो है इंपोर्ट को रोकने के लिए सब करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को भी ऑन बोर्ड। आरिफ साहब, आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है गवर्नमेंट के साथ आबाद की कि मामले को क्लियर किया जाए? वो स्टील वाले हैं, वो अलग से परेशान हैं, आप लोग हैं क्योंकि आप उनके साथ वाबस्ता हैं और कस्टमर से आप भी परेशान हैं। नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया, देखिए परेशानी किसको नहीं आती, कारोबारी लोगों को भी आती है, गवर्नमेंट को भी आती है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि आपकी पॉलिटिक्स, आपकी जमहूरियत, आपकी सियासत तब चलेगी जब आपके मुल्क की मईशत जो है वो किसी जगह स्टैंड करेगी। आप जो है वो अपनी पॉलिटिकल चीजों को बैलेंस करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए आप जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको तबाह कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आपको पता है कितनी इंडस्ट्रीज रिलेटेड हैं। हम सिर्फ आबाद की तो बात नहीं करते, हम तमाम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। आप कम से कम हमारी तरफ तो आप बात तो करें। आप सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक ओहदा तो नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, एफबीआर के चेयरमैन भी हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर भी हैं। आईएमएफ से तो सिर्फ इसहाक डार साहब कांटेक्ट में है ना, बाकी लोग तो मौजूद हैं गवर्नमेंट के अंदर। क्या वजह है कि वो राब्ता नहीं करते, वो कोई हमारी सजेशन नहीं लेते या उस पर हम। अच्छा आरिफ साहब, एक चीज यार यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब आप लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हम काम बंद कर रहे हैं, तो जो सर कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने बुकिंग की है वो फिर उनके लिए बैठे रहे, आपने काम बंद कर दिए, वो भी बंद कर दें? देखिए हमने 3-3,500 रुपए पे हमने 3-3,500 रुपए स्क्वायर फीट पे डिजाइन किया हुआ है प्रोजेक्ट। आज हमें कॉस्ट 6,000 तक पहुंच गई है और जो हालात जा रहे हैं 6,500 तक पहुंच जाएगी। आप मुझे बताएं ना, कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी जो है, ऑटो इंडस्ट्री अगर गाड़ी बुक करती है 1 करोड़ रुपए की, तो क्या वो उन्होंने पिछले साल 1 करोड़ में या 5 मिलियन में जो गाड़ी बुक की किसी को डिलीवर की आज तक? 5 मिलियन की गाड़ी के उन्होंने जो है वो 9 मिलियन लिए, 4 मिलियन की गाड़ी के उन्होंने जो है वो 8 मिलियन लिए, सबसे पैसे लिए। लेकिन हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम किसके पास अपनी फरियाद करें जाके? या तो गवर्नमेंट कह दे कि जी बिल्डर सारे जो है, जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उस पर आप जो है वो 50% इन्वेस्टमेंट कर दें और आप जो है लोगों से लें, तो लोग जो है वो कहाँ से देंगे? लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, लोग परेशान है, हमारे प्रोजेक्ट डिले होंगे। हम बंद करने की वजह यही है हमारी सबसे बड़ी, कि हम वो प्राइस, यानी जो 1 करोड़ 20 लाख में हम 100 टन लेते थे स्टील, आज वही 3 करोड़ 5 लाख रुपए में स्टील 100 टन आ रहा है। कैसे हम इसको जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे? हर जगह पे मार पड़ी, हर जगह पे हमारी। तो अब खासी परेशानी न सिर्फ इस पूरी इंडस्ट्री को है आरिफ साहब जो आप बात कर रहे हैं, बल्कि जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी हुकूमत की बेसी वो नज़र आ रही है, जो इस वक्त देखना भी नहीं चाह रही, बात भी नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, हमारे साबिक चेयरमैन आबाद। और अब कुछ बात करेंगे PSL के हवाले से, और इस वक्त हमारे साथ एजाज वसीम बाकी मौजूद हैं। एजाज, जिस वक्त PSL के हवाले से बड़ी सनसनीखेजी नज़र आ रही है, आज के मैचेस के हवाले से क्या मामलात हैं? और जो अभी तक पॉइंट टेबल में है कराची किंग्स जो है वो बड़े मतलब धुआंधार तरीके से आई, लेकिन नजर ही कहीं नहीं आ रही अब पॉइंट्स टेबल पे। जी मुदस्सिर, कराची किंग्स 2 मैचेस हारने के बाद अब पाकिस्तान सुपर लीग में पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे चला गया है। इसमें शायद वो तसलसल है जो 2022 के पाकिस्तान सुपर लीग में लगातार 9 मैचेस हारने वाला था, लेकिन इस बार कप्तानी भी चेंज हुई है
और मोहम्मद आमिर भी काफी एग्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज है उनकी बैटिंग नहीं चल पा रही है। शर्जील खान 2 मैचेस में नहीं चल सके हैं। लेकिन आज जो मुल्तान में मुकाबला है इसके ऊपर सबसे ज्यादा फैंस की आज नजर है, क्योंकि बाबर आजम कराची किंग्स को शिकस्त देकर यहाँ पेशावर ज़ल्मी की टीम लेके पहुंचे हैं और मुल्तान लाहौर के खिलाफ पहला मैच 1 रन से हारने के बाद आज मुकाबला कर रहा है वो एक ऐसी टीम का जो कि दूसरी तरफ से जीती हुई है। और फिर मुल्तान ने भी क्वेटा को यकतरफा मुकाबले में शिकस्त दी 110 रन पे आउट करके। आज बाबर और रिजवान जो कि पाकिस्तान के T20 के बेस्ट ओपनर हैं दोनों, उनका आपस में मुकाबला है। और साउथ पंजाब में क्योंकि जुम्मे के दिन अमूमन ताजर अपनी मार्केटें बंद रखते हैं, तो बड़ी तादाद में क्राउड आज मुतवक्के है यहाँ बाबर का रिजवान से मुकाबला देखने के लिए लोग तो आ रहे हैं। आज मुल्तान की तो हमने बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त देखी है, एहसानुल्लाह की आला बॉलिंग, और आज बाबर इस तरफ है। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग भी बहरहाल बहुत बेहतर रही है पिछले मैचेस में भी। तो आज मुकाबले की तवक्को की जा रही है रिजवान 11 वर्सेस बाबर 11। देखें कल वहाब रियाज ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, जो कि पंजाब के निगरान सूबाई वजीर खेल भी हैं। उन्होंने भी तारीफ की है एहसानुल्लाह की। एहसानुल्लाह ने 5 विकेटें ली हैं। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग को मुद्दसर एक ऐसी लीग कहा जाता है जो कि फास्ट बॉलिंग में दुनिया में अपना सानी नहीं रखती है। तो एहसानुल्लाह का ठीक है, इजाज़त वसीम बाकी आप हमें आगाह किया के हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।